तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज फिर अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला पर। तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था पहली क्लास में कि फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर प्रकाश। तो प्रकाश की परिभाषा हम लोगों ने देखी थी, प्रकाश का परावर्तन देखा था और परावर्तन के नियम देखे थे। आज हम अपनी इसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग परावर्तन से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें आपका आज पढ़ना है गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, तो दर्पण तो आप सभी लोग जानते होंगे, घर पे यूज करते हैं हम लोग। घर पे जो हम दर्पण यूज करते हैं वो गोल नहीं होता है, वो समतल दर्पण होता है। हम लोगों को अभी पढ़ना है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं कि मान लो एक कांच का कोई खोखला गोला है। ठीक है, कांच का कोई खोखला गोला है, उसमें से हम कुछ पार्ट को काट लेते हैं। जैसे ये पार्ट हमने काट लिया है, इस पार्ट को हमने काट लिया है और इसके एक तरफ चाहे जिस जिस तरफ भी पॉलिश कर देते हैं आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की एक साइड में हमने पॉलिश कर दिया, तो ये दर्पण बन गया। अब ये गोलीय दर्पण है क्योंकि ये खोखले कांच के गोले से बना हुआ है। ठीक है, तो यहीं से आपकी डेफिनेशन भी निकल के आएगी कि गोलीय दर्पण उस कांच के खोखले गोले के काटे हुए भाग होते हैं जिनके एक तरफ आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होगा? गोलीय दर्पण खोखले कांच के काटे गए भाग होते हैं, इनके एक ओर आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, और दूसरी ओर से प्रकाश का परावर्तन होता है। गोलीय दर्पण की यह परिभाषा हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। इसके पहले हमने देख लिया है कि गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोलीय दर्पण आ जाता है आपके एक नंबर में आ जाता है, या गोलीय दर्पण के प्रकार आ जाते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में से एक पूछे जाने के काफी चांसेस रहते हैं। तो हमने ये बताया कि ये खोखले कांच के काटे हुए भाग होते हैं जिनके एक साइड में पॉलिश होती है आयरन ऑक्साइड की। अब इसमें हम पॉलिश दो तरीके से कर सकते हैं। मान लो एक भाग ये है और एक भाग हमने ये काटा है, तो हम कर सकते हैं कि इसके इस भाग में पॉलिश करें। तो हम अगर उस तरफ पॉलिश कर रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? इस डायरेक्शन से होगा। ठीक है, और अगर हम इस साइड में पॉलिश करते हैं तो प्रकाश का परावर्तन इस साइड से होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से हो रहा है और इसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पार्ट से हो रहा है। तो यहाँ पर यही डिस्कस करेगा, यही मतलब निर्धारित करेगा कि कौन सा उत्तल दर्पण है कौन सा अवतल दर्पण है। जब परावर्तन धसे हुए पार्ट से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो जिन दर्पणों में उभरे हुए पार्ट में पॉलिश होती है और धसे हुए पार्ट से प्रकाश का परावर्तन होता है, उन दर्पणों को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण इसका अपोजिट हो जाएगा। जिन दर्पणों में धसे हुए पार्ट में पॉलिश होती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पार्ट से होता है, उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि दर्पण क्या होते हैं। तो दर्पण में हमने बताया आपको कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, खोखले कांच के वे भाग होते हैं जिनके एक तरफ आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो दर्पण होते हैं जिनके उभरे हुए पार्ट पर पॉलिश होती है तथा दूसरे दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण क्या होते हैं, जिनके धसे हुए भाग में पॉलिश होती है और उभरे हुए पार्ट से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तो गोलीय दर्पण की परिभाषा और गोलीय दर्पण के प्रकार, अवतल और उत्तल दर्पण जो हमने अभी पढ़े। उसके बाद हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें से आप मान लो ये जो हमारे 8 टॉपिक हैं, इनमें से कोई एक तो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप हम शॉर्ट पेपर देख सकते हैं लास्ट ईयर के, उनमें ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही बारी से। ठीक है,
तो हमें वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो मान लो ये एक गोलीय दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की गई है। अब हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर उभरे हुए तल पर पॉलिश है और धसे हुए तल से परावर्तन होता है तो वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब ये जो गोलीय दर्पण है इसका कोई सबसे मिडिल पॉइंट होगा, सबसे मध्य बिंदु होगा, तो इसी गोलीय दर्पण के सबसे मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको परिभाषा में ऐसे लिखेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है वक्रता केंद्र। तो हमने आपको गोलीय दर्पण की परिभाषा में बताया था कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो खोखले कांच के गोले के काटे हुए भाग होते हैं। खोखले कांच के गोले के काटे गए भाग होते हैं। तो मान लो ये अवतल दर्पण किसी खोखले कांच के गोले से काटा गया होगा। अब खोखला कांच का गोला है तो गोले का कोई केंद्र होता है। हम मान लेते हैं जिस खोखले गोले से काटा गया है उसका केंद्र ये है। इसी केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी यहाँ से कि गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का काटा गया भाग होता है उस खोखले कांच के गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक हमारी परिभाषा है जिसको हम टॉपिक या नाम देते हैं वक्रता त्रिज्या। हमने देखा वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण काटा गया हो तो उस गोले के केंद्र से लगाकर दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आप दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है मुख्य अक्ष। ये भी बहुत सरल है। मुख्य अक्ष क्या होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, सॉरी दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो ये थोड़ा सा समझने वाला है टॉपिक मुख्य फोकस, क्योंकि उससे पहले वाली चीजें आसान थी ज्यादा। मुख्य फोकस थोड़ा सा टेक्निकल है, ये समझने वाला भी है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे ये हमारा मुख्य अक्ष है, हमने पहले ही बताया, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर विभाजित करती है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब अवतल दर्पण में ये वास्तव में काटती है, ठीक है, और उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसी बिंदु से आ रही है, उसको हम उत्तल दर्पण में देख लेंगे। अवतल दर्पण में परिभाषा क्या हो जाएगी मुख्य फोकस की कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब जैसे हमने वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या में संबंध देखा था कि वक्रता केंद्र तथा
ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे ही ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, दर्पण का ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में इनको टिक कर लीजिए अपनी कॉपी पे। उसके अलावा वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद हम अभी आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फोकस तल क्या होता है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, अभिलंबवत क्या होती है? कोई भी ऐसी रेखा जो दूसरी रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाए। जैसे ये रेखा, इस रेखा पे कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का मुख्य फोकस तल कहते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो ये गोली दर्पण है हमारा, और इसका टाइप क्या है, इसका प्रकार क्या है? अवतल दर्पण है। इसका एक पॉइंट है, हम मान लेते हैं M1 है, और ऊपर वाला पॉइंट है, हम मान लेते हैं M2। तो यही जो दर्पण का जो परावर्तक तल है, ये दर्पण का परावर्तक तल है, इसी के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 8 परिभाषाएं बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इसमें आप ज्यादा ध्यान दें, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, इन ये जो 4 जिसमें मैंने डबल टिक किया हुआ है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में कंसीडर करिए और इसको ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए। बाकी ये सारी आसान है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसमें दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण का द्वारक है कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक है। और फोकस तल क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत गुजरने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये 8 टॉपिक, इन सब की परिभाषाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया, और जिन पर डबल टिक किया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिक कर लीजिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। उसके पहले हमने बताया दर्पण का ध्रुव जो होता है उसे P से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हमने दर्पण की परिभाषा पढ़ ली, दर्पण के प्रकार पढ़ लिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ लिया, उसके बाद दर्पणों से संबंधित जो मुख्य परिभाषाएं थी वो भी हमने देख ली। वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अभी तक पढ़ाया गया वो सारा बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अनसॉल्व पेपर देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना पूछा जाता है। अब ये इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ही टिक करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो ये बहुत आसान है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, दोगुनी होती है फोकस दूरी की। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये आप बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या हम इसको रिवर्स बोल सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और कल की क्लास में हमने प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन के नियम देखे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने गोली दर्पण पढ़ा, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे हमने आपको बताए, उससे संबंधित परिभाषाएं बताई। और उम्मीद करते हैं कि आपको कल की भी क्लास और आज की भी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी के लिए जुड़े रहिए, और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।